माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत शिवराज के रंग में रंगी नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में सिर्फ शिवराज के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। दिनेश गुर्जर के भूखे नंगे वाले बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने खुद अपनी ट्विटर प्रोफाइल बदली और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी अपनी डीपी बदलने और एक सुर में मैं भी शिवराज कहने का आह्वान किया। उपचुनाव से पहले शिवराज पर हुए व्यक्तिगत हमले के बाद पार्टी एक सुर में शिवराज है तो विश्वास है की आवाज बुलंद कर रही है। क्या आपने मध्य प्रदेश के गरीबों का और किसानों का और गरीबी का अपमान किया है, जो इस चुनाव में 28 विधानसभाओं में आपको इसका जवाब देगा। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए मेरी महिलाओं को कन्यादान योजना दिलवाता है। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री इसीलिए रहे कि पूरे प्रदेश को उन पर हमेशा विश्वास रहा है और आगे भी आज भी उनके ऊपर विश्वास है। बीजेपी संगठन और नेता तो कांग्रेस पर हमलावर हैं ही। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भूखे नंगे वाले बयान पर कमलनाथ और कांग्रेस पर हमलावर है। शिवराज भूखे नंगे कहने को गरीबों का अपमान बता रहे हैं। आपका बड़प्पन आपको मुबारक हो। हमें नंगे भूखे रहने दो, हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, गरीबों को किसानों को उनका हक देंगे। और अभी तो 4000 रुपया देना शुरू किया किसानों को। ये तो अभी ट्रेलर है, ये और बढ़ेगी। बीजेपी जहां भूखे नंगे वाले बयान को गरीब अमीर की लड़ाई बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी इस बयान को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। कमलनाथ जहां अभी भी शिवराज पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता बयान को गलत भी बता रहे हैं। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते हैं मैं मामा हूं। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे। ये शिवराज जी भी अपनी जगह जैसा उनसे बनता है काम करते हैं। ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने ज़्यादा काम किया, शिवराज जी ने कम काम किया। लेकिन इस तरीके की भाषा का उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, और यदि किया इस तरीके की भाषा का उपयोग तो माफ़ी मांगनी चाहिए। उपचुनाव में लगातार गद्दार बनाम वफादार और बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ पर सफाई दे रही बीजेपी को गुर्जर के बयान से आक्रामक होने का मौका मिल गया है। अभी तक अपने मैदान पर खेल रही कांग्रेस को बीजेपी अब अपनी पिच पर खेलने के लिए ले आई है। इस खेल का पूरा कंट्रोल फिलहाल बीजेपी के हाथ में नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने शिवराज बनाम कमलनाथ की जंग अब गरीब बनाम अमीर की लड़ाई बना दिया है, जिसके चलते प्रदेश की सियासत में फिलहाल सिर्फ शिवराज ही गाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत में शिवराज। ये बयानों का युग है, ये एग्जीबिशन प्रदर्शन का युग है, और ये एक राय बनाने का भी युग है। मैं ये तीनों चीज़ें जो मैंने कही हैं, ये इसमें मीडिया का एक बड़ा अहम रोल होता है, जिसको लेकर आप जो उस एंड पर बैठे हैं, आप कई बार सहमत भी होते हैं और कई बार असहमत भी होते हैं। कई बार आप ये भी कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नीली शर्ट और ये जैकेट वाले भैया हैं, ये तो एक तरफ झुके हुए हैं, कन्नी लगानी पड़ेगी इनको, ये ज़्यादा झुक रही है पतंग एक तरफ। ये आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये सही बात है कि अगर 2020 के चुनावी युद्ध की बात करें या आप पिछले दशक के चुनावी युद्ध की बात करें, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी मीडिया स्ट्रैटेजी पर भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये एक राय बनाने में, ख़ासतौर से फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो चुनाव के अंत में अपना वोट किधर जाएगा ये तय करते हैं, उनका मन बनाने में इस तरह का कैंपेन, क्योंकि वो किसी विचारधारा से आसक्त नहीं होते हैं और वो जिधर दम उधर हम टाइप की, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो, वो जिधर उनको लगता है कि इधर की बयार, इधर की हवा चल रही है, इधर ही जाना चाहिए, तो वो उधर ही चले जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी शायद जिस पॉइंट ऑफ फोकसिंग पर जाना चाह रही थी,
जहां वो इस चुनाव को लाना चाह रही थी, धीरे धीरे ये चुनाव उस तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो शिवराज जी की उस इमेज को लेकर आगे बढ़ना चाह रही थी कि वो एक गरीब परिवार से हैं, एक किसान परिवार से हैं, और दूसरी तरफ वो चाह रही थी कि कमलनाथ जी के बारे में एक परसेप्शन ये बने जो या आप ये कह सकते हैं कि उनकी दोनों की पृष्ठभूमि हम देखें तो वो सच्चाई को रिफ्लेक्ट करती हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हैं, एक किसान परिवार से हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस अपनी तमाम चुप्पी के बाद भी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पर नहीं बोल रहा है, लेकिन एक गुर्जर साहब आ जाते हैं अचानक और भूखा नंगा एक शब्द उनका निकलता है और बीजेपी उसको कैच कर लेती है। तो ये जो राजनीति का शिवराग है मध्य प्रदेश का, ये उपचुनाव में क्या गुल खिलाएगा, आज इसी पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही हम जुड़ रहे हैं हमारे साथ संजय यादव जी, जो विधायक हैं, युवा विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम कर रहा हूँ, खूब पसीना बहा रहे हैं, इस समय ड्यूटी लगी हुई है उनकी, समझ लेता हूँ उन्हीं से। कहाँ, मुंगावली में है सर कि अशोकनगर में? अशोकनगर में, माफी चाहूंगा, इसीलिए दो विकल्प दिए, मतलब लिए मैंने खुद ही स्वयं। जी धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, आपको भी और बीजेपी को भी, हितेश जी को भी। सुशील जी, सबसे पहले यही कि जहां बीजेपी लाना चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी इस परसेप्शन के निर्माण में बहुत तेज है, उसके मालूम है कि चुनाव को किस पिच पर लाना है और कैसे खेलना है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल शरद जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि बीजेपी जिस पिच पर या जिस मैदान में खेलने के लिए जो उत्साहित रहती है, उस तरफ मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब कांग्रेस खुद ही जो है उनके पाले में जाती हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि दिनेश गुर्जर को इस तरीके की बात कहने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम पहले भी देख चुके चुनाव में जो है संसदीय भाषा का जिस तरीके से जो है इस्तेमाल बंद होता जा रहा है और अमर्यादित शब्दों का उपयोग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है जो स्वच्छ राजनीति, जो शालीन राजनीति हुआ करती थी, उसके पलायन की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, अगर यही बात कांग्रेस के नेता ने अपने किसी नेता के प्रति की होती तो अब तक कांग्रेस की अनुशासन समिति एक्टिव हो गई होती, नोटिस दे दिया होता। भाई, यदि आपके नेता के प्रति जो बात आपको बुरी लगती है वो विपक्ष के नेता के प्रति भी बुरी होना चाहिए ना। विपक्ष का नेता भी तो आखिर है तो आपके ही समाज का हिस्सा और राजनीति कर रहे हैं, तो ये अनुशासन समिति है, चाहे बीजेपी का मामला चाहे कांग्रेस का मामला हो, इनके आपस में नेता में बोल दें तो बवाल खड़ा हो जाता है। दूसरे के प्रति आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर दो उसमें कुछ नहीं। आप देखिए, इतना अभी इस बयान को कहे हुए इतनी लंबा समय हो गया है, लगभग 2 दिन के करीब हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट ये बात नहीं हुई है कि क्या इनके बयान से सहमत हैं या नहीं है। इस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश की मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नहीं है ये करना। और दूसरी तरफ बीजेपी में इसको लेकर बहुत वेलकम किया जा रहा है, चलो भैया आप बोल गए, फंस गए, हम इस मैदान में आ गए, अब आपको ले आएंगे वहाँ। संजय जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो प्रणाली है जो मनुष्य के मस्तिष्क की तरह सोचती है और आजकल बड़ा उपयोग हो रहा है इसका। तो मैं सोचता हूं कि राजनेताओं को भी इस तरह की डिवाइस क्यों नहीं मिले कि इधर विचार आया भूखा नंगा और इधर से अलार्म बजने लगा, ये नहीं बोलना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है, फंस जाएंगे बोलकर। क्या लगता है आपको, ऐसी डिवाइस की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को तो इसकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस के साथ जनता है। कभी कुछ बात अगर निकल आती है भाषणों में तो उसको बहुत ज्यादा बद्दा नहीं बनाना चाहिए, और ये बात सच है कि हमें अपनी भाषा संयमित रखना चाहिए और हमें अपने संस्कारों के हिसाब से, जो हमें पार्टी ने संस्कार दिए हैं, जो हमारे माता पिता ने संस्कार सिखाए हैं, लेकिन राजनीति में वो आके खत्म हो जाते हैं कब? जब व्यक्ति जिसके महल शीशे के होते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी राजनीति का इस तरह से स्पष्टीकरण कर दिया है कि लगातार कुछ न कुछ कांग्रेस के नेताओं के बारे में, जो दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्व में करते आए। क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बात निकल गई तो उसको, उस बात को फैलना लाजमी है। लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक दिनेश गुर्जर जी ने अगर ये बोला है, उसका बोलने का जो नजरिया था, उनको ये कहना था कि जो हम लोगों की जानकारी में है कि शिवराज जी की बंजर जमीन में 1 साल में आम उगाए या बंजर जमीन में 1 साल में फूलों की खेती होने लगी। उनका कहने का मतलब आशा ये रहा होगा, ये पूरी बात बोल देते कि शिवराज जी ठीक है किसान थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 1 साल
कि जमीन में इतने फूलों की खेती होने लगी कि उसको आय बताने लगे और आम एक साल में उगने लगे, तो स्वाभाविक लोगों के मन में ये आता है कि शिवराज जी स्वाभाविक रूप से एक सामान्य परिवार से है या किसान परिवार से रहे होंगे, लेकिन किसान का दर्द उनको मालूम नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा असंसदीय भाषा रहती है। हम लोग कभी भी प्रयास करते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन इन लोग गुरेजने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक, क्योंकि इनके यहाँ सिखाया जाता है कि आपको चलिए इस तरह से काम करना है। चलिए, कि लेकिन सामने लेकिन वालों को लेकिन गुस्सा सवाल। डिफेंस में आप भी थोड़ा उलझ रहे हैं संजय जी। मैं समझ सकता हूं कि अब वो भैया गुर्जर जी ऐसी कहानी छोड़ गए हैं कि थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन ठीक बात है कि मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए और बेहतर यही है कि आप जैसे कुछ लोग उनके साथ होते तो थोड़ा समझाते कि इसको इस तरह बोला जाता, ऐसा बोला जाता। अब खैर छोड़िए उसको। जी, वो सवाल अशोकनगर में ही थी। मेरे दिमाग में बात नहीं आई थी क्योंकि मैं तभी संचालन वो कर रहा अफसोस था। दिख भी रहा है आपके चेहरे पे जी। चलिए, अशोकनगर में ही थी। अशोकनगर में लेकिन ही मैं ये मानता हूं- घटनाक्रम हुआ। चलिए, कोई नागपुर बात में। नहीं, अब सुधार लें, ये सबसे बेहतर है। बीती ताही बिसारी के आगे की सुधि लें। और लेकिन बीजेपी इसके लिए डॉक्टर वाजपेयी तैयार है। ये भी बड़ा एक दिलचस्प मंजर है या राजनीति का एक ऐसा पहलू है कि सामने वाला फोर्स एरर करे, गलती करे और आप पकड़ लीजिए उसको कि गया गया गया, पकड़ लो। सारी 3 स्लिप लगी हुई है, एक फिसला हुआ बयान आया कि इधर से सचिन जी लपके तेंदुलकर साहब, उधर से विराट कोहली खड़े हैं, उसके बगल राहुल द्रविड़ खड़े हैं। हालांकि मैं ये अलग अलग युग के प्लेयर्स का नाम ले रहा हूं, लेकिन आपकी स्लिप पे तो ऐसे प्लेयर खड़े रहते हैं कि एक भी फिसला बयान मिले और आपने तान दिया आउट है, आउट है, आउट है, आउट दीजिए एम्पायर, बिल्कुल आउट है। ये क्या कहेंगे सर? वाकई में आउट है और 10 तारीख को कमलनाथ जी आउट है। गेंदे आपने देख ली। अब तो देखिए उनके खिलाड़ी संजय यादव जी का चेहरा बयां कर रहा है। और आपको बता दूं मैं, यादव वोट बड़ी संख्या में ओबीसी के लिए जिस प्रकार से काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, आप यादव साहब की मुस्कान देख लीजिए 10 तारीख के बाद किधर रहेंगे। तो मुझे तो अच्छा लगा यादव साहब ने इसको अनुभूत किया। आपको बधाई, सरकार में रहेंगे। यादव साहब मैं आ रहा हूँ, आप चिंता नहीं करिए, खिड़की दरवाजे खुले रखिए, हम मिलेंगे। एक मोड़ ऐसी आएगी, एक मोड़ पे हम जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, आपने जो कही है। ऐसे ही भूखा नंगा इस देश को अंग्रेजों ने कहा था शरद जी, और स्नेक चार्मर्स का देश है, भूखे नंगे लोगों का देश है। तो यहाँ पे एक लाठी लेके भूखा नंगा खड़ा हुआ था जिसका नाम महात्मा गांधी है। और उन्होंने फिर जब अंग्रेजों को भगाया था साहब, तो उनको देखकर मुझे लगता है आज कमलनाथ जी यदि आज गांधी जी होते तो क्या उनको देख के भी ऐसे ही कहते कि भाई एक सामान्य आदमी जिसको ट्रेन के डब्बे से निकाल के इसलिए फेंक दिया गया है कि तू फर्स्ट क्लास में नहीं चल सकता। आपको याद होगा शरद जी, बचपन से हमने इसको पढ़ा भी है। तो जब जब इस देश में आप दरिद्र नारायण का या गरीबी का या गरीबों का मजाक उड़ाएंगे, ये तो कांग्रेस को सीखना चाहिए कि ये आपके ऊपर बाउंस बैक करेगा। अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पे चलती है। और अंत्योदय का सिद्धांत किसका था? महात्मा गांधी जी का था। अंत्योदय मतलब हैव नॉट, जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है। आप सोचिए शरद जी, ये पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्यों असफल हो रही है? रोटी कपड़ा मकान भूल गई। आपको याद होगा इंदिरा जी का गरीबी हटाओ का नारा, जिस इंदिरा जी ने, जिसका ये लोग कसम खाते हैं, और कमलनाथ जी तो उनके नाक के बाल रहे। सोचो वो बाल बाहर आ गया, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा छूट गया। चलिए इंदिरा जी से सीख लेते आप कि भाई उन्होंने गरीबों की और गरीबी हटाओ के जेपी आंदोलन को समझा कि नहीं, ये देश वाकई में यहाँ पर हैव नॉट्स की जो संख्या है, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, उसको भरना है हमको। तो उसकी जगह क्या किया? कमलनाथ जी ने घर भर लिया। ये बात सच है। कमलनाथ जी हैज़ बीन रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फैक्ट है ये शरद जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, वो उद्योगपति हैं, लगभग 24 कंपनियों को उन्होंने खड़ा किया और चलाया। ये बात भी सच है कि कमलनाथ जी के माता पिता मध्य प्रदेश के कभी मूल निवासी नहीं रहे। ये बात भी सच है कि कमलनाथ जी, सुशील जी बताएंगे कि जब उनको टिकट दिया, आपको भी याद होगा शरद जी, आपको भी इतना लंबा समय हो गया, जब उनका टिकट तय हुआ तब वो छिंदवाड़ा आए थे। आपको ध्यान होगा, ही वॉज लुकिंग फॉर अ सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी, कि वो संजय गांधी के मित्र थे तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढी जा रही थी, और तब छिंदवाड़ा उनको दिया गया था। तो ये बात सच है कि छिंदवाड़ा में उन्होंने, उनके 3 IIM है शरद जी, 3 IIM बेस्ट IIM है।
लेकिन एक भी IIM उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं खोला आज तक। क्यों नहीं खोला? मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं कि चलो हम गरीब बच्चों को लेकर जाएंगे। सर जी 10 सेकंड बस और लूंगा। तो आप उठाकर देखेंगे मनाली में ही इज हैविंग ए बेस्ट रिसोर्ट, मतलब देश का। अरे साहब आप कभी सर जी होके आना आप 10 तारीख के बाद, क्योंकि वहीं पर जाएंगे, आराम से रहेंगे। तो आप कभी जाना उनके इंटरव्यू वहाँ करके देखना। ब्यास नदी पूरी मोड़ दी उन्होंने अपने रिसोर्ट के लिए। बेस्ट रिसोर्ट है, मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए ये सब पिटारा खुल गया कि एक उद्योगपति जिसका कोई कनेक्शन धरती से नहीं है, संजय जी वो सत्ता में आता है तो 15 महीने क्या करता है। और एक जैत का बेटा जिसके घर आम नहीं हुए संजय यादव जी, न जमीन बंजर है, नर्मदांचल का किसान है। सुन तो लीजिए संजय जी, आपके तथ्यों को सुधार दूं मैं। 2 साल में जैत के नर्मदांचल के किसान हैं, उनकी जमीन बंजर नहीं रही कभी। आप उनको गरीब थे इसलिए बंजर समझते रहे और आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। संजय जी फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर देखिए ये डॉक्टर वाजपेयी जो है बड़ी चतुराई से आपको फिर वहीं ले जा रहे हैं कि एक कोई बयान आ जाए, फिर शिवराज जी को लेकर। शरद जी मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जी की जमीन छोटी रही, गरीब रहे, लेकिन बंजर नहीं रही। नर्मदांचल की जमीन है, पास में ही है, और आपको बता दूं आम नहीं होते वहाँ संजय जी। और एक किसान के यहाँ यही होता है। चलिए डॉक्टर वाजपेयी आपकी बात पूरी हो गई। हमारे यहाँ पर ये सब चीजें नहीं हुआ करती। देखिए मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ। करने वाला कौन है? शिवराज जी है। आवेश या आवेग में बात ना करके संजय जी मैं सिर्फ आपसे तथ्यात्मक चीजें जरूर जानना चाहूंगा। कुछ आरोप डॉक्टर वाजपेयी ने लगाए हैं, तथ्यात्मक तरीके से आप अपनी बात रखें। ये ठीक बात है, वो एक औद्योगिक परिवार से आते हैं, बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। 40 साल पहले करीब वो छिंदवाड़ा आए, लेकिन वहाँ जीते वो, जो भी आप आरोप लगा लीजिए कि वो अपने धन से जीते, बल से जीते, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी में डॉक्टर वाजपेयी भी इसको मानते हैं कि कोई अगर जीतता है तो वो जनता का बल होता है जिसके सहारे वो जीतता है। और ये राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता है। जैसे संजय जी आप शिवराज जी पर प्रहार करते हैं, ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी का अधिकार है कि वो अपोजिशन के प्रमुख नेता पर प्रहार कर। लेकिन कुछ बातें जो इन्होंने कही हैं कि मध्य प्रदेश से उनका बहुत सरोकार नहीं रहा, इस पे संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा जी। देखिए शिवराज जी मध्य प्रदेश जी के बहुत बड़े नेता हैं। आज मान लीजिए अडवाणी जी गुजरात में जाके लड़ते रहे, अटल जी कहीं जाके लड़ते रहे, शरद यादव जी जबलपुर के बाद बिहार से जाके लड़े। कमलनाथ जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में छिंदवाड़ा का नक्शा बदल दिया। वो जो आदिवासी बहुत पिछड़ा सबसे पुराना क्षेत्र था, शिवराज जी ने इन 15 सालों में जब भी सांसद थे, आज बुधनी की दशा नहीं बदल पाए। छिंदवाड़ा में क्या बदल दिया साहब बताएंगे? छिंदवाड़ा आप देखिए एक मॉडल है मध्य प्रदेश के लिए, कैसे है का मॉडल है। मातृ मृत्यु दर कितनी है वहाँ की? आप सड़कें देख लिए, वहाँ की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? वहाँ की बेरोजगारी दर क्या है? बुधनी का बता दीजिए। वहाँ कितने लोगों को छत मिल पाई मोदी जी के आने के पहले? कल्पना नहीं कर सके क्योंकि तामिया में बिजली तक नहीं पहुँची थी। शिवराज जी का विकास मोदी जी के आने के बाद पहुँची है। यादव साहब बताइए ना क्यों अलग है छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा में ऐसे गांव थे जहां लोगों के पास पाताल कोट तक का उन्होंने विकास करवा दिया। कब कराया? शिवराज नहीं कब कराया भाई? बहुत अच्छा बोला आपने पाताल कोट। शरद जी आपकी टीम ने देखा पाताल कोट में कोई विकास हुआ है? अपने छिंदवाड़ा जी के द्वारा कराया हुआ। चलिए मुझे लग रहा है आप फिर व्यक्तिगत बातों पे आ रहे हैं। नहीं व्यक्तिगत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं ठीक है, यहाँ दो नेताओं के बीच में प्रतिद्वंदिता, लेकिन मैं आपसे मुद्दों की बात करूंगा। ये जनता को तय करने दीजिए ना कि वो किसकी तरफ जाती है, किसी उद्योगपति की तरफ जाती है या किसान पुत्र की तरफ जाती है, और जनता ही सबसे बढ़िया जज है। हाँ, आप दोनों का ये अधिकार है कि आप अपनी अपनी तरफ से जनता को ये बताने की कोशिश करें, और जितनी आपकी बातों में सच्चाई होगी जनता को वो बात उतनी अपील करेगी। जी मुद्दों पर संजय जी, बस फिर मैं सुशील जी की टिप्पणी लूंगा। जी मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ जी। कमलनाथ जी के अपने 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो ये बात 15 साल काम नहीं कर पाए, उन्होंने गौशालाओं का निर्माण करवा के बता दिया। उन्होंने 20 रुपए गाय का जो आहार रहता 20 रुपए रखा था जी। शिवराज सिंह चौहान ने 1 रुपए आपको पता है गौशाला का निर्माण मनरेगा की राशि से हुआ है, केंद्र सरकार की, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत हुआ है आधा अधूरा। मनरेगा सोनिया गांधी जी लाई थी, आप पूरा बात सुनिए। ओह माय गॉड। अरे पर केंद्र सरकार की तो राशि है 100%, ये तो मानेंगे। गारंटी योजना गौशाला की राशि कहाँ से आती है?
गौशाला की राशि का कमलनाथ आपने क्यों नहीं किया 15 साल? 100% राशि 15 वो साल केंद्र गौशाला- सरकार की है। आपने क्यों नहीं निर्माण करवाया गौशाला हितेश का जी 15 उनको साल? बोलने दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं, अब फंड ही उनकी नहीं है बात ना। पूरी हो जाए। जी क्यों जी नहीं उनकी किया? बात पूरी हो जाए। जी कमलनाथ जी ने 300 रुपए से पेंशन 600 रुपए की गरीबों के लिए। कमलनाथ जी ने 100 रुपए बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए, आज 20-20 हजार 5-5 10-10 हजार रहा। ये काम गरीबों के लिए कमलनाथ जी ने किए हैं। कि कमलनाथ जी के 12 महीने के कार्यकाल, संजय जी कुछ 15 साल का स्ट्रैटेजी भी आपके यहाँ रिव्यू हुई होगी, जैसा सुशील जी बता रहे थे कि आपके यहाँ गुर्जर जी के बयान को लेकर यानी मान लिया गया है वो उनकी निजी राय थी, पार्टी ने कुछ बोला नहीं है। इसको लेकर भी एक संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही की पार्टी के एक नेता गुजरात में प्रधानमंत्री जी को लेकर कुछ बोल गए थे और माना यह गया कि गुजरात का पूरा परिदृश्य ही परिवर्तित हो गया था। तो राजनीतिक फिजाओं में बयानों का बड़ा असर होता है, उस पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि इतना झूठ बोलो, भाई आप बार क्या बार करोगे झूठ बोलो, पूछ रहे हैं। 100 बार झूठ बोलो, तो इनको झूठ बोलने की आदत है और लोग अब समझ चुके हैं कि इन लोग झूठ बहुत बोलते हैं। यादव साहब आप क्या करेंगे? जनता उनके क्या आप बेकाबू में अपने नहीं आने अप्रोच वाली। में कोई परिवर्तन करेंगे? जनता कह रहे हैं, कांग्रेस वो के कह रहे हैं साथ है, परिवर्तन। जनता तो भाजपा पे चीजों भाषण से दे रहे हैं मतलब सर नहीं। जी। जनता कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ के साथ है। जनता तो इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। अरे हमें हो गया गद्दार साहब, ये नहीं, बिकाऊ टिकाऊ वाला चलिए, 10 हमें तारीख को गद्दार वापसी नहीं है वफादार उनकी। चाहिए। सर, ये जनता सर, बोल रही ठीक है, उस ठीक है, जनता के संजय जी। 12 महीने में जो मिला है उसको लेकर संजय जी अब कांग्रेस तो को आप भी पुनः दरवाजे बना खुले रहे हैं। रखो। चलिए सुशील जी, आपने देखा कि बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी रहती है। बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी ने सब कुछ बाउंसर गूगली सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। ये मुझे बताइए कि आप दोनों पार्टियों के कैंपेन को देख रहे हैं और क्लोजली आप वॉच कर रहे हैं। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है निश्चित तौर पर संगठन की मजबूती है। आपके पास ऐसे लीडर्स हैं जो वाक कला में पटु हैं और वो मंच लूटने की शैली में आते हैं, और इसके पहले आचार संहिता लगने के पहले जितना भी होमवर्क था घोषणाओं का, बीजेपी उसको भी पूरा कर चुकी है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और स्थानीय पल्स को भी समझकर वो सब चीज़ें भी पूरी हो गई हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ जो चुनौती एक ही है इस चुनाव में, ये है कि प्रत्याशी उसने इस बार खुद अपना होमवर्क नहीं किया उसमें, क्योंकि प्रत्याशी उसको वो मिले हैं जो उसके पास आए सामंजस्य समरसता के साथ, और उन्हीं को आगे बढ़ाने का विकल्प उसके पास था। अगर कोई चुनौती बीजेपी की है तो वो यही है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं की पार्टी के सीनियर लोग बोलते हैं कि हमने करीब करीब 3 दर्जन टिकट गलत दिए थे, जिसका खामियाजा हमने भुगता। फिर भी दोनों पार्टियों के कैंपेन और दोनों के आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। विकास का मुद्दा दोनों दलों ने उठाया, अन्य मुद्दे क्षेत्र के मुद्दे उठाए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, एक दूसरे के 15 महीने बनाम 15 साल के कामों को लेकर उंगलियां भी उठाई। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी एक गुंजाइश बनी हुई थी, चूंकि ये बहुत अप्रत्याशित 28 सीटों का उपचुनाव है और ये चुनाव सरकार के रहने न रहने पर भी निर्भर करता है। क्या वापस हम लंगड़ी सरकार की तरफ जाएंगे या क्या, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो इसमें बीजेपी जिस चीज की तलाश करती है वो है मानवीय संवेदना, जनता से सीधे जुड़ा कैसे जाए। और दूसरा, कार्यकर्ता अगर जैसे 28 सीटों पे चुनाव है और कुछ सीटों पर थोपे गए प्रत्याशी जो आयातित हैं, उन लोगों को टिकट देना इनकी मजबूरी थी, लेकिन कार्यकर्ता ऊर्जावान नहीं हो रहा था। उसके लिए ये मुद्दा जो भूखे नंगे वाला है, आप देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत रणनीतिक रूप से जो है इस पर काम किया है। जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यदि ये बात लिखना शुरू की कि मैं भी शिवराज, तो ये जो कार्यकर्ता जो है ये जितना सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा और सोशल मीडिया में जितने कार्यकर्ता इसको अपनाएंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से सीधे जुड़ेंगे। वहां भी जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उपेक्षित हैं या वहां भी जहां पर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये कार्यकर्ता जब उत्साहित हो जाएगा तो परिणाम बदलने में इसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और जनता भी, जब कार्यकर्ता एक बार चार्ज होता है और क्षेत्र में जब लगता है, तो जनता या वोटर भी जो है वो कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ना शुरू करती है। तो बीजेपी को जो देखिए विकास और ये सब बातें होंगी, सभाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर, ये सब होगा, लेकिन जो कनेक्ट होने वाली बात है, जो आपने उल्लेख भी किया कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कनेक्ट किया था जनता को मान अपमान, सहानुभूति और संवेदना से, वो जो पल जो है मुझे लगता है फिलहाल कांग्रेस के दिनेश गुर्जर ने बीजेपी को दे दिया है। हालांकि अभी बहुत समय है, अभी कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, नाम वापसी के बाद तय होगा कि कितने बागी मैदान में हैं नहीं है,
उसके बाद तय होगा। लेकिन हितेश जी ने जो एक बात की उसमें बोलना चाहता हूँ, देखिए मध्य प्रदेश के विकास उद्योगपति करे, किसान पुत्र करे, व्यापारी करे, इससे मुझे लगता है जनता को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। आप राजनीतिज्ञों को लेना देना हो सकता है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास महत्वपूर्ण है। विकास का चेहरा कौन है, इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने ये कही कि उद्योगपति हैं, तो ठीक है, ये उद्योगपति है, उनके पास पैसा, तो आप ये भी देख लीजिए कि पिछले 15 सालों में किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी, उसके भी रीजन आएंगे। सिंधिया खुद कह रहे हैं यदि मेरे पास इतनी संपत्ति है तो इसमें मेरा क्या दोष है। तो ये सारी चीजें भी आपको सोचनी पड़ेंगी और जनता के बीच में भी ये बातें जाएंगी। बिल्कुल तो 10 सेकंड देखिए, संपत्ति कैसे, बहुत अच्छी बात करी सुशील जी। अगला पड़ाव चर्चा का ये होना चाहिए कि हमने ये भी बात कही है शरद जी, मोजर बियर का एकमात्र का 2500 करोड़ का गबन का है केस जो चल रहा है पटियाला हाईकोर्ट में। शर्मा जी आप जानते हैं बहुत अच्छे से सुशील जी इस बात को, आप बहुत अच्छे से जानते हैं चावल घोटाला 2009 का, जिसको आनंद शर्मा जी ने स्वीकार किया लोकसभा के पटल के ऊपर, उसके बड़े दाग हैं कमलनाथ जी के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे स्पान रिसोर्ट वाला, मतलब मैं आपको गिना सकता हूं, तो ऐसा नहीं कि कमलनाथ जी का दामन बहुत साफ है। चलिए, लेकिन ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि आप क्या सीख रहे हैं। आप जब एक परीक्षा में उतरते हैं तो आप सीखते हैं। ये बीजेपी के लिए भी इम्तिहान है, कांग्रेस के लिए भी इम्तिहान है। आखिर 2018 में बीजेपी से क्या गलती हुई, बीजेपी इस समय ज़रूर रिव्यू कर रही होगी, इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रही। और कांग्रेस के लिए भी ये फूक फूक कर रखने का कदम है कि आखिर 116 का जादुई फिगर दोनों पार्टियां अपनी दम पर क्यों हासिल नहीं कर पाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के लिए ये है, अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लोग जो बहुत पहले इस दुनिया से विदा हो गए आज़ादी के पहले, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि किसी पुस्तक में उनका नाम होगा। आप जब किसी संगठन के लिए जुड़ते हैं, किसी संगठन के लिए काम करते हैं, तो आप कभी नहीं ये सोचते कि आप विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे या सरकार में आपका नाम होगा। क्या ये भाव कांग्रेस के कार्यकर्ता में है? मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए भी ये भाव पैदा कर रहा हूं, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो शायद आपके लिए स्थितियां भिन्न होती हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप लंबी लड़ाई लड़ते हैं, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ने 1993 से 2003 तक एक लंबी लड़ाई लड़ी और कई बार उसका मनोबल टूटा, जिसके गवाह हम मीडिया के लोग हैं। कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र की है, जनता की है, और उसमें जो कमजोर पड़ा, तो ये तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का उदाहरण है कि आप फिट नहीं है तो ये प्रकृति ही आपको अलग कर देती है। और ईश्वर न करे कि लोकतंत्र की हमारी इस व्यवस्था से मजबूत राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो इस लड़ाई में कहीं कमजोर पड़े और पीछे हटे। शुभकामनाएं दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।